मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री अपनी जम्बो टोली को लेकर चीन यात्रा से वापस आ गए हैं और चीन में इन्होंने अपने मन की बात कही और करी। जो चीज़ ये चाह रहे थे वो चीन में जाकर करके दिखाया। और जब लौट कर आए और लौट कर एयरपोर्ट पर पूछा गया BRI के बारे में, तो इन्होंने कह दिया कि आप अब BRI का रट मत लगाइए और इसकी सारंगी मत बजाइए। ये हमारे ओली साहब यानी कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी का कहना था। तो ये आखिर क्यों नहीं कहेंगे? ये तो वहाँ पर जो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहे उस पर हस्ताक्षर करके आ गए। इनके साथ नेपाली कांग्रेस की विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउपा भी गई थी और हस्ताक्षर का वातावरण इन्होंने ही तैयार करवाया है वहाँ। यानी कि शब्द का हेरफेर में इन्होंने इतना दिन नेपाली जनता को उलझाए रखा। इवन नेपाली कांग्रेस भी नेपाल की जनता को उलझा कर रखा कि हम ऋण पर समझौता नहीं करेंगे, हम BRI के अंतर्गत ऋण नहीं रखेंगे। ये सब कह के आरजू देउबा जी को चीन भेजा गया और बताया जा रहा था कि अब ये BRI में कुछ सुधार होगा ही, जबकि यहाँ स्पष्ट था कि BRI पर वो चीन नहीं मानेगा, उसकी अपनी नीति है। तो वहाँ पर आखिर हुआ क्या? तो एक दिन पहले जब BRI पर हस्ताक्षर की बात आई तो चाइना पक्ष इनकार कर गया और उसने साफ साफ कह दिया कि हम इस समझौता ग्रांट रूपी समझौता पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा? लेकिन हमारी विदेश मंत्री आरजू देउबा प्रधानमंत्री के इशारा पर अपने पूरा संपर्क में थी और रात भर तैयार किए। यहाँ तक कि आज ही जो प्लानिंग कमीशन के पूर्व उपाध्यक्ष हैं पोखरेल जी, उन्होंने स्वीकार किया है कि आखिर एक दिन का टाइम क्यों लिया गया। एक दिन का टाइम लेकर इन्होंने नेपाली कांग्रेस में संपर्क किया और सभी नेताओं से संपर्क करके उसके बाद में ग्रांट को एड असिस्टेंस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और एड असिस्टेंस शब्द जब रखा गया तो चीन भी मान गया, क्योंकि एड तो स्वाभाविक है। अगर चार्टर अकाउंटेंट और अकाउंट के साधारण विद्यार्थी से भी पूछिएगा कि एड क्या है तो इसमें ऋण भी है और सहयोग भी है। तो आखिर जो चीन चाह रहा था उस पर समझौता हो गया। कार्यान्वयन पक्ष अलग है। और यह किसने समझौता किया? विदेश मंत्री अब भावी प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पत्नी डॉक्टर आरजू राणा के नेतृत्व में हुआ। और ये कौन सा आरजू राणा? तो ये वही आरजू राणा है जो पिछले दिनों जब भारत भ्रमण में गई थी तो भारत में इनको रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। पूरा भारत में इस तरह इनका स्वागत हुआ कि यहाँ पर प्रधानमंत्री भी KP शर्मा ओली जलने लगे। भारत की खातिर बातिर देखकर उनको लगा कि ये आरजू देउबा अब हमसे भी ऊपर पहुंच जाएगी। होते होते उनको आरजू देउबा को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट करवाया गया और इतना बड़ा सम्मान देकर जो विदेश मंत्री वापस आई तो वो वापस आकर जब चीन में जाती है तो वही जिस प्रोजेक्ट को भारत रिजेक्ट कर दिया है उसी प्रोजेक्ट को हस्ताक्षर करके उसको कामयाब करवा के एक भारत को BRI रूपी उपहार पेश कर दिया। यह नेपाली कांग्रेस का कहिए या प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का कहिए
तो भारत को एक बहुत बड़ा उपहार दिया गया है, जिस पर भारत इतना ज़्यादा विश्वास करता है। तो उसको उसके हाथ से सिग्नेचर हुआ है और भारत का दुश्मन देश चीन और उस चीन के BRI, जो BRI को लेकर नेपाल में अभी चारों तरफ संशय बना हुआ है कि आखिर इसमें क्या है। प्रधानमंत्री खुल के बोल नहीं रहे हैं जो हमने क्या किया। उन्होंने कह दिया कि एयरपोर्ट पर कि ये सारंगी अब मत बजाइए BRI का, यानी कि क्यों BRI को चुप करना चाहते हैं, चूंकि उन्होंने सही कर दिया। तो KP शर्मा ओली की आंतरिक इच्छा थी कि BRI पर हस्ताक्षर हो और वही BRI पर हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री आ गए हैं और यहाँ से उतरते ही वो भारत को खुश करने के लिए एयरपोर्ट पर ही कहते हैं कि अब मेरी यात्रा भारत भी होगी और भारत की यात्रा के लिए हम तैयार हैं, इसलिए कि भारत नाराज नहीं हो, इसके पीछे यही है। और उन्होंने जितना 10 प्रोजेक्ट पेश किया, 10 प्रोजेक्ट ऐसा पेश किया गया है जो कि सभी पहाड़ी साइड में है। एक दमक में तराई में दिया गया है प्रोजेक्ट, उसके लिए वह उनका प्रधानमंत्री क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र है। वो प्रधानमंत्री जहां से जीते हैं वहीं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को भी खुश किया गया है। डडेल धुरा में भी एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है। अब बताइए कि जो प्रधानमंत्री होगा और वो अगर विदेश जाता है, चीन जाता है, तो वो अपना क्षेत्र में प्रोजेक्ट लेकर आएगा और पूरे देश को, पूरे मधेश को छोड़ दिया है। मधेश में BRI संबंधी कुछ नहीं दिया गया है, यानी कि अगर आप देखिएगा तो पूरा पहाड़ी एरिया जो है सो BRI में उसका नामाकरण है, उसका प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को बात किया गया और मधेश को छोड़ दिया गया है। इस हिसाब से छोड़ दिया गया है कि अब चीन तो BRI के माध्यम से आएगा, पहाड़ी क्षेत्र में रहेगा, और तराई को छोड़ दिया है कि लो भाई भारत को दिखा दिया कि नहीं तुम्हारा मधेश सुरक्षित है। तो मधेश के साथ जो अपमान हो रहा है, मधेश के साथ जो भेदभाव हो रहा है, वह KP शर्मा ओली का ये चीन की यात्रा से स्पष्ट हो गया है कि अब मधेश को छोड़ दिया गया है और BRI केवल, यानी कि अगर BRI से उसका जितना सामग्री चीन में बनता है वही आएगा, उसके बनाने वाले भी चीन से आएंगे और बनाने वाले या तो कामदार आवे चाहे चीन की सेना आवे, लेकिन वो पूरा पहाड़ी एरिया में छाया रहेगा। और इस चीज को लेकर हमारे पूर्व विदेश मंत्री गवाली जी अपना दे चुके हैं। गवाली जी का मानना है कि यह BRI जो है यह इसमें सहूलियत ऋण भी है और सहयोग भी है, उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है। और जब पूछा गया कि भारत की क्या, तो नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, इसमें भारत को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, यह नेपाल की आवश्यकता अनुसार हम इसका निर्धारण करते हैं और इसमें भारत को खुश होना पड़ेगा, भारत को समझना पड़ेगा कि यह नेपाल जो है सो हमारा मित्र राष्ट्र है। यानी कि छिमेकी शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि हमारा 2 छिमेकी है, एक चीन है और एक भारत है, और दोनों छिमेकी से हम अच्छा संबंध रखना चाहते हैं। महोदय, दोनों मित्र से आप बराबर का संबंध कैसे रख सकते हैं? जबकि भारत को अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माथे पर यह लिखा के आता है कि तुम्हारे पूर्वजों का कत्ल चाइनीज सेना ने किया है और वो कर रहा है, अब तक कर रहा है। तो यानी कि वह अपना दुश्मन को आपके पहाड़ी क्षेत्र में, नेपाल में अब देखेगा, तो आपसे कौन सी मित्रता होगी, किस तरह की मित्रता नेपाल से वो अपनाएंगे? तो ये थोड़ा सोचने की बात है, समझने की बात है। इसी संबंध में अगर हम बात करते हैं तो ये माले पार्टी से KP शर्मा ओली ने विज्ञप्ति जारी करवाया है, जो कि पूर्व विदेश मंत्री रघुवीर महासेठ, वो रघुवीर महासेठ ने कहा है कि भारत को नेपाल द्वारा चीनी सरकार के साथ बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन फ्रेमवर्क BRI पर हस्ताक्षर करने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए महासेठ जी का क्या दलील है। वो एक
अपना दलील दे रहे थे कि प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के बाद BRI कार्यान्वयन विषय पर समाचार एजेंसी नेपाल द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि भारत BRI परियोजना के माध्यम से नेपाल में निर्मित रेलवे और सड़कों जैसी अन्य कनेक्टिविटी के विकास से भी लाभ उठा सकता है। अब देखिए, इनकी बुद्धि ये है कि वो भारत को अब सिखा रहे हैं कि नहीं, हम अगर केरुंग काठमांडू रेल ले आएंगे तो भारत भी रक्सौल काठमांडू रेल का निर्माण कर लेता है, तो इसमें भारत को फायदा होगा। ये कम्युनिस्ट पार्टी और ये महासेठ साहब इतने बुद्धिमानी है, ये बुद्धिमानी दलील है इनका कि भारत तब अपना सामान रक्सौल से काठमांडू होते हुए केरुंग होकर चीन जा सकता है। यही है कम्युनिस्ट पार्टी, और ये जनता के बीच में फैला रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो भारत को लाभ होगा। वो महासेठ जी ने बहुत सारा दावा किया है कि ये इतना सहूलियत वाला और रेलवे हो जाएगा जिससे कि मध्य को भी फायदा होगा, नेपाल को भी फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा। महोदय, ये बुद्धि जो भारत को ये सिखा रहे हैं, यह सोचने वाली बात है कि आप जिस दुश्मन को लाकर देश में बैठा रहे हैं, आपने अपनी मित्रता को बराबरी पर भी नहीं रखा है। आप तो सीधा और सीधा भारत को एक मित्र नहीं माना, उसको चीन के दुश्मन को आप यहाँ पर उस्का रहे हैं और वो आप बता रहे हैं भारत को कि तुम कुछ भी करो लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं, हमारा भी चीन से है। यानी कि चीन को आप तराजू पर दिखा रहे हैं, वो बार्गेनिंग पॉइंट है और बार्गेनिंग पॉइंट को आप भारत से तुलना कर रहे हैं। तो ये है BRI। तो BRI का मतलब आप देख लिए कि आखिर इसका मतलब क्या है। यह एक ऐसा भूल भुलैया है जिस भूल भुलैया में पूरे नेपाली को भुला के रखना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि भारत भी इस भूल भुलैया में झूलते रहे। यही है कम्युनिस्ट पार्टी और प्रधानमंत्री ओली साहब का भारत सरकार को और भारत को एक उपहार। आखिर वही आरजू राणा जो वहाँ से आती है और वो आकर ये सही करती है, और नेपाली कांग्रेस अब दिखा रहा है कि हम इससे सहमत नहीं है। मीटिंग पर मीटिंग हो रहा है लेकिन किसी को विरोध करने का हिम्मत नहीं है। तो मित्रों, आपने BRI के बारे में कुछ विचारें आपके समक्ष हमने रखी। आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजिएगा। आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।